हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं हिस्ट्री का चैप्टर 2 आपको पढ़ाऊंगी। ये हमारे क्लास 7 का सेकंड चैप्टर है। तो इसमें मैं इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने बना दिया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये मेरा दूसरा वीडियो है, मैं इसमें आगे का लेसन एक्सप्लेन करूँगी। आइए हम इसे देखते हैं। धन के लिए युद्ध। अब देखिए, जो हमारे युद्ध होते थे ये धन के लिए भी युद्ध होते थे। क्यों? अब देखिए, जैसे कि अब कोई देश का दूसरे देश से लड़ता था तो उसके राज्य के साथ साथ उसका धन संपत्ति सब उस जो जीता हुआ देश होता था उसको मिल जाता था। ठीक है, तो उसी तरह जो हारा हुआ देश होता था तो उसका धन भी जीते हुए को देना पड़ता था, उसकी एक तरह से गुलामी करनी पड़ती थी। ठीक है, तो इसी तरह हमारे युद्ध जो होते थे पहले के समय में वो धन के लिए होते थे। आइए हम देखते हैं कि किस लिए धन के लिए कैसा युद्ध हुआ था। हम इसमें जो एक्सप्लेन किया है हम उसे पढ़ेंगे। आपने यह गौर किया होगा कि इसमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। अब देखिए, आपने ये भी गौर किया होगा, आपने ये देखा होगा कि कोई भी जो राजवंश था तो उसका एक क्षेत्र था। ठीक है, कोई विशेष क्षेत्र आधार था, यानी एक विशेष क्षेत्र से वो लोग उभरे थे, वहाँ पनपे थे। ठीक है, अब जैसे कि कोई एक जगह, कोई एक राज्य में वे लोग वहीं से वो लोग बढ़े थे। ठीक है, तो वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। अब एक क्षेत्र पे तो उनका नियंत्रण था ही, तो अब वो लोग दूसरे क्षेत्र पे भी नियंत्रण करना चाहते थे, इसीलिए ये लोग युद्ध करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। अब देखिए, एक विशेष क्षेत्र है। ठीक है, ये जहाँ से गुर्जर प्रतिहार ये लोग उभरे थे, राजपूत पल्लव ये सभी शासक जो थे ये कन्नौज के अगल बगल के शासक थे। ठीक है, तो ये लोग कन्नौज को पाने के लिए बार बार युद्ध करते थे। तो इसी 3 राजवंशों के युद्ध को त्रिकोण युद्ध कहा गया था। त्रिपक्षीय युद्ध, त्रिकोण युद्ध ऐसे नाम दिए गए थे। ठीक है, तो ये लोग लड़ते किस लिए थे? ये जो कन्नौज नगर था ये बहुत विकसित नगर था, यहाँ व्यापार था, यहाँ बंदरगाह था, यहाँ से ही यात्री आते जाते थे। तो इसीलिए इस राज्य के लिए यहाँ ये आमदनी का बहुत अच्छा साधन था। तो इसीलिए इस राज्य के लिए युद्ध बार बार होते थे। ये नगर के लिए, मतलब शहर के लिए। ठीक है, राज्य नहीं, शहर के लिए, इसलिए बार बार युद्ध होते थे। तो ये एक विशेष क्षेत्र था। ठीक है, गंगा के घाटी के किनारे कन्नौज नगर था। ठीक है, आज भी आपका कन्नौज नगर है। ठीक है, यहाँ पे इत्र बहुत अच्छी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार राजपूत पाल के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। देखिए, मैंने बताया ही ना कि अब देखिए, गुर्जर हैं, प्रतिहार हैं, राजपूत हैं। गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत और पाल 3 राजवंश थे। ठीक है, कभी कोई जीतता था तो उसके अंडर में आता था, कभी कोई जीतता था तो उसके अंडर कन्नौज आता था, कभी कोई। तीनों बारी बारी जीतते रहते थे और फिर युद्ध करते थे। तो ये तीनों क्या चाहते थे? अपना अपना नियंत्रण चाहते थे। किसके ऊपर? कन्नौज नगर के ऊपर। चूँकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। अब देखिए, ये जो युद्ध था, इसकी लड़ाई जो थी, ये जो लड़ाई थी ये त्रिपक्षीय थी। 3 पक्ष इसमें लड़ाई कर रहे थे, इसलिए इतिहासकारों ने त्रिपक्षीय युद्ध कहा। ठीक है, संघर्ष का संघर्ष इसलिए क्योंकि ये बहुत लंबा चला था। ठीक है, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया, क्योंकि ये लोग आपस में बार बार लड़ाई करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे। ठीक है, जैसा कि हम देखेंगे पेज नंबर 62 से 66 पर। ठीक है,
शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। अब देखिए, जो राजा महाराजा थे, शासक थे, यानी इन लोग ने अपने शासन काल में बड़े बड़े मंदिर भी बनवाए। किस लिए? कि अपने आप को दिखाने के लिए कि हम कितने संपन्न हैं और हमारे अंदर कितनी श्रद्धा भक्ति है, और सत्ता और संसाधन का, अपने संसाधनों का प्रदर्शन करने के लिए कि हमारे पास कितने संसाधन हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का प्रदर्शन करने के लिए राजाओं ने बड़े बड़े मंदिर भी बनवाए थे उस समय। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते तो मंदिर को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। देखिए, अब जब युद्ध होता था, ज़्यादातर मंदिर में पर ही ये लोग निशाना बनाते थे। क्यों? क्योंकि मंदिर में बहुत अपार धन संपत्ति होती थी, क्योंकि लोग भगवान को चढ़ावा चढ़ाते थे। ठीक है, तो वो बहुत संपन्न होते थे, इसीलिए बार बार वे लोग अपना निशाना कभी कभी युद्ध के समय मंदिरों को भी बना लेते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ोगे और पढ़ोगे। देखिए, जो चैप्टर 5 है, इसमें आप इसकी सारी डिटेल मंदिर और गुर्जर प्रत्यार इन लोग के बारे में पढ़ सकते हैं। चैप्टर 5 में आपके दिया हुआ है। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 130 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्सों तक किया। यानी देखिए, जो अफ़गानिस्तान का उस समय का राजा था गजनी जो जगह थी अफ़गानिस्तान में, वहाँ का जो शासक था महमूद गजनी उसको बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो शासक था, ये सबसे ज़्यादा फेमस क्यों था? क्योंकि इसने बहुत मंदिरों पे आक्रमण करवाए थे, बहुत मंदिर तोड़वाए थे हिंदुओं के। हाँ, इसने 997 से 1030 तक, यानी करीब 33 साल, ठीक है, तक इसने इसने बहुत सारे भागों पे अपना नियंत्रण कर लिया था। जैसे कि मध्य एशिया का भाग, देखिए जैसे कि मध्य एशिया का भाग, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से। ठीक है, इन सब पे इसने आक्रमण करके अपने नियंत्रण में कर लिया था। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। देखिए, ये लगभग हर साल उपमहाद्वीप पे हमला करता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको एक कहानी पता होगी कि एक गजनी के शासक ने गुजरात का सोमनाथ मंदिर पे 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये वही शासक था, क्योंकि वो जो सोमनाथ मंदिर था वो इतना संपन्न था, पूरी दीवारें उसकी सोने की बनी हुई थी। ठीक है, तो ये मंदिर का खंबा वंबा सब उठा ले गया था और भगवान की मूर्ति को इसने खंडित कर दिया था। इसीलिए ये हर साल हमला करता था, क्योंकि हर साल हमला करे फिर यहाँ के शासक लोग बनवा दें, क्योंकि भारत में बहुत धन था। इसीलिए ना भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। अंग्रेज जब आए तो यहाँ से जब अंग्रेज गए तो भारत को उन्होंने कंगाल बना दिया। तो उसके पहले तक भारत के पास बहुत धन था, ये सोने की चिड़िया थी। इसीलिए हर साल जो महमूद गजनी था, ये यहाँ पे हमला करता था भारत पे। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर शामिल था। ये देखिए, क्योंकि इसको पता था कि लोग श्रद्धा भक्ति के लिए अपने भगवान के ऊपर बहुत चढ़ावा चढ़ाते थे। ठीक है, तो इसलिए ये संपन्न मंदिरों को ही निशाना करता था। ठीक है, इसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अब देखिए, जो महमूद गजनी था, ये यहाँ से जो धन ले गया उठा के,
मंदिरों को लूट लूट के, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसने अपनी नई राजधानी बनाने में खर्चा किया। वैभवशाली राजधानी इसने बनाई थी गजनी में अपनी, तो उसमें इसने खर्चा किया, बहुत खर्चा किया इसने। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अब देखिए यहाँ की एकता और संपन्नता देख के जो सुल्तान था गजनी का महमूद, इसने यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, अपने विद्वान अलबरूनी को वो भारत छोड़ गया था, जो यहाँ का लेखा जोखा लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद। अब देखिए अरबी में इसने अपनी कृति लिखी, यानी अपनी किताब लिखी, जो उसका नाम था किताब उल हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब यही किताब जो है, यही एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इसी से पता चला कि उस समय क्या हुआ था और क्या नहीं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण स्रोत है उस समय की। अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। अब देखिए जो अलबरूनी था, उसने अपनी किताब लिखने से पहले यहाँ के संस्कृत विद्वानों से परामर्श की थी, शिक्षा ली थी उनसे, अपना जैसे परामर्श मतलब आप जैसे जो बोलते हैं ना, सहायता ली थी, समझा था, जैसे आप लोग अपने मैम सर से समझने के लिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वो लिया था इसने, तब अपनी किताब अलबरूनी ने लिखी थी। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान भी थे। अब देखिए ये जो युद्ध हुआ था, इसमें चौहान वंश के राजा भी थे दूसरे राजाओं में, जो बाद में चौहान के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए अब इनको लोग, उस समय के जो चौहान थे, उनको आज हम लोग चौहान कहते हैं, ठीक है, ये चौहान नाम से जाने जाते हैं। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। अब ये जो राजा लोग थे, ये जो चौहान वंश के राजा थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी और ये शासन करते थे अजमेर से, ठीक है, और उसके आसपास के क्षेत्र। इन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, ठीक है। देखिए ये जो चौहान वंश के राजा लोग थे, तो इन्होंने अपने पश्चिम और पूर्व की ओर बढ़कर अपने शासन का विस्तार करना चाहा था। मतलब अपने शासन विस्तार करने के लिए ये लोग पश्चिम और पूरब की ओर बढ़े थे, जहां इन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वाल से टक्कर लेनी पड़ी। अब देखिए यहाँ ये भी देखिए बता रहा है कि आपको ये भी पता चल रहा है साथ ही साथ कि देखिए चौहान वंश कहाँ था, आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा। दिल्ली और अजमेर का क्या है, चौहान वंश है, ठीक है, और गुजरात में चालुक्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गढ़वाल, ठीक। देखिए ये राजा और उनके एरिया के बारे में भी बता रहा है, ठीक है। तो जब इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की सोची, तो इन्हें गुजरात के चालुक्यों से और उत्तर पश्चिम के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी, युद्ध करना पड़ा, क्योंकि यही उत्तर में और पूर्व में और पश्चिम में थे अजमेर और दिल्ली के। चौहानों के सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, 1168 से 1192 तक, जिसने सुल्तान महमूद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। अब देखिए जो ये चौहान वंश का राजा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अंतिम शासक था ये, ठीक है। तो इसका शासन देखिए काल क्या क्या है, 1168 से 1192, ठीक है। तो ये बहुत प्रसिद्ध शासक था और बहुत सूरवीर था, क्योंकि जब सुल्तान मोहम्मद गौरी से ये युद्ध किया पहला, ठीक है,
पानीपत का युद्ध प्रथम अफगान शासक से 1191 में हुआ इसका। फिर जब दूसरा युद्ध किया 1192 में, तो ये हार गया उनके हाथों धोखे से, ठीक है, धोखे से इसको हराया गया था। फिर जब इसको ये मार नहीं पाए तो ये इसका आँख फोड़ के, इस शासक का मोहम्मद गोरी जो थे, इसका आँख फोड़ देते हैं, इसको अफ़गान ले जाते हैं, वहाँ पे इसको मारते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको मार पाना संभव नहीं था इसलिए। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। अब देखिए, आइए हम लोग अब चोल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये नज़दीक से इसकी एक नज़र देखते। देखिए चोल राजवंश कहाँ है, ये नीचे है, ठीक है। ये आपको दिखा चोल राजवंश, ये रहा आपका चोल राजवंश, ठीक है। ये चोल राजवंश है, इसकी राजधानी थी गंगुटककोलचोरपुरम। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उरयू से तंजावुर देखिए, उरयू, ये देखिए उरयू, ये दो राज्य एकदम बगल बगल में दिया है, ये देख सकते हैं, ये ठीक है तक। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चोल वंश सत्ता में कैसे आया। अब चोल राजवंश जो था वो सत्ता में कैसे आया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कावेरी डेल्टा में मुट्टैयार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। अब देखिए, चोल राजवंश पहले एक छोटा सा कबीले की सत्ता थी। अब ये चोल राजवंश देखिए कहाँ से आया। ये डेल्टा, कावेरी डेल्टा जो था, वहाँ पे मुट्टैयार नाम का एक मुखिया का परिवार की सत्ता चलती थी, वही चोल राजवंश है। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महांत थे। अब देखिए, जो पल्लव राजवंश थे, जो कांचीपुरम के पल्लव राजवंश थे, राजा थे, उनके महात्व थे ये लोग पल्लव राजवंश से अलग होके चोल राजवंश बना है, ठीक है। जैसे वही मैंने बताया था ना कि एक कोई राजा कमज़ोर पड़ जाता है तो उसके महात्व, मंत्री, ये लोग स्वतंत्र होकर शासन करने लगते हैं, वैसे ही यहाँ चोल राजवंश ने पल्लव राजवंश के साथ किया है। और यार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टैयारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। अब उरियार में जो चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार था, उसने विजयालय की ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टैयारों को हराकर उस डेल्टा पे, कावेरी डेल्टा पे अपना कब्जा जमा लिया था। वहाँ पे उसने तंजावुर का शहर और निशंभू देवी का मंदिर बनवाया। तो उसने वहाँ तंजूर शहर बनवाया और निशंभू सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। अब देखिए, जो विजयालय में जिनका उत्तराधिकार था ना, तो मतलब विद्यालय पे जो शासन करता था, उन्होंने अपने पड़ोसी इलाकों से भी युद्ध किया, वहाँ जीत हासिल की और अपने राज्य को ये लोग का क्षेत्रफल ये लोग बढ़ाते गए, साम्राज्य विस्तार करते गए, इससे इनकी शक्ति भी बढ़ती गई। दोनों रूप में ये इनकी बढ़ोतरी होती ही रही। युद्ध जीतने के बाद इनके पास धन भी आया होगा, साम्राज्य बढ़ा, तो जो क्षेत्र का जीता इन्होंने, वहाँ का आपका सेना भी मिली, तो शक्ति बढ़ी इससे, ठीक है। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इन राज्य का हिस्सा बना लिए गए। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर के जो पांडव थे और पल्लव थे, इनके राज्यों का भी हिस्सा इन्होंने अपने में मिला लिया था। मतलब जो विजयालय के जो राजा थे, शासक थे विजयालय के, यानी चोल वंश, इन्होंने पांडव और पल्लव को हरा के उनके भी राज्य को अपना बना लिया था। राजा राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 1985 में राजा बना और उसने
इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। अब देखिए, जो राजा राज प्रथम शासक था चोल वंश का, ये सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा माना जाता है। 985 से यानी 985 में ये राजा बना था। ठीक है, और उसके बाद इसने ज़्यादातर क्षेत्रों पे अपना नियंत्रण किया और अपना साम्राज्य विस्तार किया। मतलब ये प्रतापी था, शूरवीर था, शक्तिशाली था, तो इसने युद्ध लड़ के और अपना साम्राज्य और विस्तार किया। ठीक, इसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। अब देखिए, जो साम्राज्य का विस्तार किया, फिर इसका पुनर्गठन भी किया प्रशासन का वहाँ के। इसने अपने साम्राज्य की शासन व्यवस्था का भी पुनर्गठन किया। राजा राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीति को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना बनाई। सोचिए उस समय कितना डेवलप हो गया था कि उन लोग के पास जल सेना थी, तभी ना वो श्रीलंका पे कब्जा कर पाए, श्रीलंका पे हमला कर पाए। सोचिए डेवलप कितना था उस समय का समय। राजेंद्र प्रथम जो थे, इन्होंने अपने पिता की तरह की ही सारी नीतियाँ चलाई। जो मतलब राजा राज प्रथम ने नीतियाँ बनाई थी, उन्हीं नीतियों का पालन इसने किया। और फिर इसने भी अपने साम्राज्य विस्तार किया। गंगा घाटी की ओर श्रीलंका, थल सेना बनाई, उससे श्रीलंका पे आक्रमण किया। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी इसने हमला किया और जीत हासिल की। और इन अभियानों के लिए इसने थल सेना बनाई थी, मैंने बताया ही। भव्य मंदिर और कायस्थ मूर्ति। देखिए, भव्य मंदिरों का निर्माण किया इन्होंने और वहाँ पे कायस्थ की मूर्तियाँ लगवाईं और मंदिर में बहुत सुंदर कलाकृति की गई और बहुत अच्छा मतलब डिजाइन बनाया गया। बहुत सुंदर मंदिर उन्होंने बनवाया था। अब देखिए, जो चोल वंश के राजा लोग थे, इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आप आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसा भव्य मंदिर बनवाया और उसमें मूर्तियाँ कैसी थीं, बाकी डिटेल किस राजा ने बनवाया, उनका नाम, ये सब की जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। यानी देखिए, राजा राज प्रथम और राजेंद्र, ये स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। यानी इतना सुंदर, और राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने इतना सुंदर मंदिर बनवाया है तंजौर और गंगईकोंड चोलपुरम में। उसमें इतना सुंदर कलाकृति की गई है, स्थापत्य कला इतना अच्छा है, बनाने का डिजाइन इतना अच्छा है, मूर्ति कला भी, मतलब मूर्ति भी इतनी सुंदर वहाँ मिली है कि वो मंदिर आज भी है। आप देखिए, इसमें नीचे चित्र दिया गया है, ये यही मंदिर है, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर। देखिए, ये आप देख सकते हैं नीचे आपके बुक में, उसी में फोटो दिया गया है। एक एक पैरा में देखिए कितनी सुंदर बारीक डिजाइन का कार्य किया गया है। स्थापत्य कला की दृष्टि से ये बहुत सुंदर है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। यानी देखिए, जहाँ मंदिर बना वहीं आसपास नई नई बस्तियाँ बनी। ठीक है, और वहाँ वो एरिया डेवलप हो गया, विकसित हो गया। उसके बाद ये शिल्प उत्पादक के केंद्र थे। ये जो मंदिर जहाँ जहाँ चोल वंश के राजाओं ने बना, वहाँ पे शिल्प उत्पादन का केंद्र भी था। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। अब देखिए, मतलब
जो ये मंदिर बनवाया गया, इसकी जो ज़मीन थी, ये शासक यानी राजा लोग और अन्य लोग, जो संपन्न लोग रहते थे, मंदिर के नाम पे दान वान कर देते थे, उन लोगों के द्वारा दी गई ज़मीनों पे ही मंदिर का निर्माण किया जाता था। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे। देखिए, ये जो मंदिर मंदिर से जो पैसा आता था, ये मंदिर के और वहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर खर्च होती थी, जो विशेष लोग वहाँ रहते थे, जैसे पुजारी हुआ, ठीक है, माला वाला हुआ, जो वहाँ निर्वाह करते थे, वहाँ जीवन व्यतीत करते थे, उनके ऊपर खर्च होता था मंदिर का पैसा, ठीक है। जो मंदिर के आसपास काम करते थे, जैसे देखिए कौन काम करता था, पुरोहित, मालावर, बावर्ची, मेहरत, ठीक है। पुरोहित यानी पूजा करने वाला, मालावार यानी माला बनाने वाला, बावर्ची वहाँ खाना बनाने वाला, मेहतर वहाँ साफ सफाई का कार्य करने वाला, संगीतकार, नृत्यक इत्यादि। देखिए, जो संगीतकार और नृत्यक थे, ये लोग भी वहाँ, इन लोग पे वहाँ खर्च होता था। मंदिर में भी संगीतकार और नृत्यकर दिन भर डांस प्रोग्राम परफॉर्म करते थे, ठीक है। अब देखिए, आइए हम लोग मंदिर के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि मंदिर की क्या विशेषता रही। देखिए, साइड में आपका दिया है मंदिर के बारे में। गंगई कोड चोलपुरम का मंदिर, ये जो मंदिर है, छत जिस तरह की क्रमशः पतली होती जा रही है, देखिए छत देखिए ऊपर जाते हुए पतली होती जा रही है ना, उस पर गौर करें। देखिए, इस पे गौर करिए, पतली देखिए छत आ रही, ऊपर तक आके पतली हो गई। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर को जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं, उन्हें भी देखिए। अब देखिए, जो मैंने बताया, बाहरी दीवार को सजाने के लिए प्रतिमाएं को अलंकृत किया गया है, उसको उसमें कलाकृति की गई है, यानी पत्थर में ही पत्थर से में डिजाइन बनाया गया है, तोड़ तोड़ के, उसको काट काट के, ठीक है। तभी ना इतना सुंदर मंदिर बना है। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में, मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के केंद्र स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी थे। अब देखिए, आप दूसरे शब्दों में ये ले लीजिए कि मंदिर जो था वो सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं था, वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र बन गया था, क्योंकि वहाँ पे देखिए कला का केंद्र, सांस्कृतिक जैसे मतलब नाच गाना होने की वजह से, सामाजिक, वहाँ समाज के लोग आते थे और वहाँ पे लोगों का खर्चा चलता था, ठीक है। इसलिए आर्थिक, तो सभी पक्षों से मंदिर महत्वपूर्ण हो गया था। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कायस्थ प्रतिमाएं बनाने का काम। देखिए, मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन था, ठीक है, विशिष्ट मतलब महत्वपूर्ण, जरूरी, ये कायस्थ की मूर्ति बनाने का काम जो था, ये सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसमें बहुत समय लगता था और बहुत बारीक कार्य करना पड़ता था। चोल कायस्थ प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कायस्थ प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। अब देखिए, जो चोल वंश की कायस्थ की प्रतिमा थी, वो संसार में उत्कृष्ट मतलब बहुत सुंदर और अनोखी कलाकृति के रूप में जानी जाती है, ठीक है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थीं। अब देखिए, जो प्रतिमाएं थीं, इनमें ज़्यादातर क्या थी, देवी देवताओं की कायस्थ की प्रतिमा होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। अब देखिए, उस समय के जो बहुत महान भक्त रहे होंगे, उनकी भी प्रतिमा बनाई गई, देवी देवताओं के साथ साथ उन भक्तों की भी प्रतिमाएं बनाई गई है। चोल वंश के समय में कायस्थ की मूर्ति बनाने के विशेषज्ञ भी थे वहाँ पे। देखिए, एक मूर्ति का चित्र आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है।
यह चोल कायस्क प्रतिमा है, कितनी सावधानी के साथ इसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। देखिए ये जो है ये कायस्क की मूर्ति है जो बहुत सावधानी से अलंकृत करके बनाई गई है, मतलब सजा के बनाई गई है पत्थर के द्वारा। ठीक है, इस पे गौर कीजिए, आप इसको ध्यान से देखिए ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ऐसी प्रतिमा किस तरह बनाई जाती है यह जानने के लिए अध्याय 6 को देखिए। यानी आपके जो लेसन यानी चैप्टर 6 है उसमें ये मूर्ति कैसे बनाई गई ये बताया गया है आपके बुक में। ठीक है, आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। कृषि और सिंचाई। अब देखिए उस समय कृषि और सिंचाई का कैसे होती थी ये हम जानेंगे, यानी खेती किस तरह की जाती थी, उसकी सिंचाई कैसे की जाती थी चोल वंश शासक के समय, ये हम जानेंगे। चोल वंश की कई उपलब्धियां कृषि के रूप में, जो उपलब्धियां यानी क्या होता है, यानी उसकी विशेषता, उसकी खासियत। तो चोल वंश की जो कृषि के क्षेत्र में खासियत थी वो नए विकास के माध्यम से, वहाँ नया विकास हुआ, उसके माध्यम से संपन्न हो गई, संभव हो गई, यानी पूरी हुई। ठीक है, यानी जो नई नई उपलब्धियाँ, जो मतलब खासियत थी कृषि के क्षेत्र में, वो नया विकास आने की वजह से वो पूरा हुआ। मानचित्र 2 को देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। अब देखिए जो हमारा मैप, दूसरा मैप दिया है इस पेज के ऊपर वाले पेज में, ठीक है, इसके पहले पेज में, तो वहाँ आपको देखना है। और बंगाल के खाड़ी से मिलने वाली जो छोटी छोटी मिलने से पहले वहाँ छोटी छोटी शाखाओं में कावेरी नदी जो है वो बट जाती है। ठीक है, ये शाखाएं बार बार पानी उछलती हैं, उनके किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। अब देखिए ये जो शाखाएं हैं जहाँ पे ये कावेरी नदी बट गई है, तो यहाँ पानी उछल उछल के निकलता है। ठीक है, तो इससे वहाँ की जो किनारे की रहता है वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, उछलती है बार बार नदी वहाँ, तो इस वजह से वहाँ की मिट्टी में उपजाऊ होती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराते थे। यानी देखिए जो पानी था, इन शाखाओं का जो पानी था वो खेती के लिए विशेषज्ञ था। और यहाँ जो चावल उगते थे ये अलग तरीके के विशेष कोई तरह के चावल उगते थे, क्योंकि ये जो पानी के आर्द्रता से जो उपजाऊ हो जाती थी मिट्टी, उसकी वजह से ये ज़रूरी था कि चावल बहुत विशेषज्ञ रूप से मिलता था। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। ठीक है, अब जो तमिलनाडु का दूसरा हिस्सा था उसमें कृषि पहले ही विकसित हो गई थी, डेवलप हो गई थी, वहाँ विकसित तरह से खेती की जाती थी, पर अभी तक ऊपर के हिस्से में नहीं हुआ था, इसीलिए वहाँ भी विकसित हो गया। पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। अब देखिए जो 5वीं 6वीं जो सदी थी इसमें इसी में आकर खेती जो थी वो बहुत बड़े रूप में होना शुरू हुआ। उसके पहले वह बड़े रूप में खेती नहीं होती थी। ठीक है, कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। अब देखिए जो ज़मीन थी इसको समतल बराबर किया जा रहा था, जंगलों को साफ किया जा रहा था, किस लिए? खेती करने के लिए। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। अब देखिए जो डेल्टा के क्षेत्र थे, डेल्टा यानी देखिए जो सी टाइप का बनता था पत्थरों में, उसके क्षेत्रों को रोकने के लिए इसे तटबंध बनाया जाता था।
ठीक है। तटबंध यानी आपका जो तटों के किनारे बांध जैसा बना बना के खेत तक पानी ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, अभी ये निर्माण होना बाकी था, अभी हुआ नहीं था नहर का निर्माण। बाढ़ का पानी रोकने के लिए तटबंध यानी बांध बनाया गया था। खेतों से अब खेती करना है तो पानी की ज़रूरत है, तो अब उसके लिए नहर भी बनाना था इन लोगों को। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। अब देखिए, कई क्षेत्र ऐसे थे जहाँ एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, एक रबी की एक खरीफ की। ठीक है, 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना ज़रूरी था। अब देखिए, जो कृत्रिम रूप यानी आपका उर्वरक डाल के, तो इसकी उर्वरक डाल के भी खेती करना कई जगहों पे बहुत ज़रूरी हो गया था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। अब देखिए, जो सिंचाई का था खेतों में, इसके लिए भी कई पद्धतियाँ अपनाई गई थी। ठीक है, कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए। अब जो इलाका था इसमें कुएं भी खोदे गए जिससे कि खेती किया जा सके। ठीक है, बाढ़ का पानी इकट्ठा कर लेते होंगे, कुएं से पानी इकट्ठा, तालाब बना लेते होंगे, बारिश का पानी इकट्ठे के लिए गड्ढा बना देते होंगे। ठीक है, ऐसे ही ये लोग सिंचाई का कई रूप हो गया इनका। तो कई अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। अब देखिए, मैंने बताया ना, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए गड्ढा खोदा, तो वो विशाल गड्ढा खोदा गया, तो ये सरोवर बन गया। ठीक है, बारिश का पानी उस सरोवर में इकट्ठा किया जाता था। बड़ा सा गड्ढा खोद के उसको सरोवर बनाया गया, उसमें पानी इकट्ठा किया गया, उससे सिंचाई की जाती थी। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना। अब देखिए, आपको याद रखना है कि सिंचाई का जो काम है उसके लिए पूरी योजना बनाई जाती है। ठीक है, पूरा प्लान के साथ। जैसे कोई घर बनाते हैं तो हम लोग प्लान बनाते हैं ना, पहले मैप बनाएंगे, फिर जगह डिसाइड करेंगे, देन तब आप घर बनवाएंगे। तो उसी तरह सिंचाई के लिए पहले आप मज़दूर इकट्ठा करेंगे, फिर संसाधन जुटाएंगे, फिर उसकी देखरेख करेंगे, तब जाके पानी का बंटवारा कैसे किया जाए ये सोचेंगे। ठीक है, श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। देखिए, मैंने जो बताया वही चीज़ इसमें बता रहा है कि मतलब श्रम मतलब आपको मेहनत कितनी करनी है, कैसे करनी है, या किसी को रख के करानी है या खुद करनी है, ये तय करना। फिर उसके लिए फिर संसाधन इकट्ठा करना, व्यवस्थित करना, एक जगह करना। ठीक है, और काम की देखरेख करना, जो ये काम हो रहा है इसकी देखरेख भी करना। किसी के द्वारा आप करा रहे हैं तो उसकी देखरेख भी आपको करनी है। यह तय करना कि पानी कैसे बंटवारा किया जाए, पानी का कैसे बंटवारा होगा ये सोचना। ज़्यादातर नए शासक साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोग ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। अब देखिए, ज़्यादातर जो नए नए राजा होते थे वो लोग इनमें दिलचस्पी रखते थे, पानी के और ये संसाधन के लिए, और साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोग की गतिविधियों के रूप में सक्रिय होते थे और इसमें दिलचस्पी अपनी दिखाते थे। यहाँ मेरा सेकंड वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।